सोचिए अगर किसी देश का मुख्यमंत्री या देश का गृह मंत्री या फिर खुद देश का प्रधानमंत्री किसी गंभीर जुर्म के आरोप में जेल के अंदर बंद हो और वहीं से सरकारी फाइलें साइन कर रहे हो, पुलिस कप्तानों को ऑर्डर दिया जा रहा हो और कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाया जा रहा हो, तो क्या आप उस लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहेंगे? आज भारत के इतिहास का वह पन्ना खुल चुका है जिसने संसद से लेकर सड़क तक एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिसकी तपिश हर राजनीतिक दल को झुलसा रही है। हम बात कर रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशनल 130th अमेंडमेंट बिल 2025 की, जो एक ऐसा कानून बनने की दहलीज पर खड़ा है जो भारतीय राजनीति के सबसे बड़े लूप होल यानी कि उस कानूनी चोर रास्ते को हमेशा के लिए बंद करने जा रहा है, जिसका फायदा उठाकर नेता जेल के सलाखों के पीछे से भी सत्ता की मलाई चाटते थे। इस बिल का सीधा और साफ संदेश है, अगर आप जेल गए तो मंत्री पद भूल जाओ, कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी, चाहे आप कितने भी रसूखदार क्यों ना हो। यह कोई साधारण संशोधन नहीं है, बल्कि यह सीधे देश के संविधान के मूल ढांचे यानी कि आर्टिकल 75, 164 और 239 ए पर एक ऐसा प्रहार है जो भारतीय कार्यपालिका की पूरी शक्ल को बदलने की ताकत रखता है। इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिए, क्योंकि आज मैं आपको उस कानूनी चक्रव्यूह के अंदर ले जाऊंगा जहां बड़े बड़े राजनेता खुद को कानून से ऊपर समझने की भूल कर बैठते हैं। आज हम बात करेंगे कि इस 130वें संविधान संशोधन बिल लाने की ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि केंद्र सरकार को संसद के पटल पर इसे रखना पड़ा, और क्यों गृह मंत्री अमित शाह को खुद सामने आकर यह कहना पड़ा कि यह बिल किसी विपक्ष को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नैतिकता को बचाने के लिए है। हम इतिहास के उन पन्नों को भी पलटेंगे जहां मुख्यमंत्रियों ने जेल के अंदर से सरकार चलाने की जिद पकड़ी और इस जिद ने पूरे प्रशासनिक अमले का तमाशा बनाकर रख दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि देश का कोई आईपीएस अधिकारी, राज्य चीफ सेक्रेटरी या फिर डीजीपी जेल के अंदर जाकर किसी कैदी मंत्री से यह पूछे कि सर आज किस फाइल पर दस्तखत करने हैं? यह स्थिति सिर्फ प्रशासनिक अराजकता नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों ईमानदार टैक्स पेयर्स और इस लोकतंत्र के मुंह पर एक करारा तमाचा है। आज हम इस गहरे सच से पर्दा उठाएंगे कि आखिर क्यों इस देश में एक अरसे से सरकारी कर्मचारी को महज 48 घंटे जेल में रहने पर सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन करोड़ों अरबों के घोटाले के आरोपी मंत्रियों को महीनों जेल में रहने के बाद भी वीआईपी ट्रीटमेंट और मंत्री पद की सलामी मिलती रहती है। चुनौती भरा सवाल यह है कि क्या यह बिल वाकई देश की राजनीति को साफ करने का एक ब्रह्मास्त्र है, या फिर यह विरोधियों को ठिकाने लगाने और चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का एक नया कानूनी हथियार बन सकता है। इस बिल के अंदर छिपे उस बारूद के ढेर को भी समझना होगा जो भारतीय न्याय व्यवस्था के सबसे बुनियादी सिद्धांत, जब तक गुनाह साबित न हो तब तक हर व्यक्ति बेगुनाह है, यानी प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को सीधे चुनौती देते हैं। हम इस वीडियो में बिना किसी लाग लपेट के पूरी बेबाकी के साथ उस हर एक एंगल को खंगालेंगे जो इस बिल से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का पुराना रुख हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की कमियां हो, या फिर भारत के राजनीतिक इतिहास का वह सबसे काला डर जब किसी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर खतरा आया था। यह पूरी एनालिसिस किसी पूर्वाग्रह के बिना विशुद्ध फैक्ट्स और कड़वे सच पर आधारित होगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारा देश इस वक्त किस मोड़ पर खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस 130वें संविधान संशोधन बिल का वह बुनियादी ढांचा क्या है जिसके नियम सुनते ही नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। इस बिल का सबसे मुख्य और अचूक प्रावधान यह है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार का कोई कैबिनेट या फिर राज्य मंत्री या दिल्ली पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों का कोई भी मंत्री किसी ऐसे गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार होता है जिसकी सजा 5 साल या फिर उससे अधिक है और उसे 30 दिनों तक लगातार जमानत नहीं मिलती है, तो उसे अपने पद से हटना ही होगा। ध्यान से सुनिए, इस बिल में शब्द इस्तेमाल किया गया है कस्टडी यानी कि हिरासत, न कि कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्धि। इसका मतलब यह हुआ कि अदालत ने आपको दोषी माना हो या फिर न माना हो, आपके ऊपर जुर्म साबित हुआ हो या फिर न हुआ हो, लेकिन अगर आप सिर्फ पुलिस या फिर जुडिशरी कस्टडी में 30 दिन गुजार लेते हैं तो आपकी मंत्री की कुर्सी कानूनी तौर पर आपसे छीन ही जाएगी। इस प्रक्रिया को इतना अचूक और ऑटोमेटिक बनाया गया है कि इसमें किसी की मर्जी या फिर हिला हवाली के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है। नियम कहता है कि अगर केंद्र का कोई मंत्री 30 दिन तक कस्टडी में रहता है तो प्रधानमंत्री को 31वें दिन राष्ट्रपति को उसे हटाने की सलाह देनी ही होगी, और अगर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते तो वह मंत्री 31वें दिन खुद ब खुद अपने पद से बर्खास्त माना जाएगा। यही नियम राज्यों के मंत्रियों पर लागू होता है
जहां मुख्यमंत्री को राज्यपाल को सिफारिश भेजनी होगी। लेकिन सबसे बड़ा पेंच तब फंसता है जब खुद प्रधानमंत्री या फिर खुद मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाए। इस बिल के मुताबिक अगर कोई पीएम या फिर सीएम लगातार 30 दिनों तक कस्टडी में रहता है तो उसे 31वें दिन हर हाल में इस्तीफा सौंपना होगा, और अगर वह इस्तीफा नहीं देता है तो वह अगले ही दिन यानी कि 32वें दिन कानूनी तौर पर अपने पद से बेदखल हो जाएगा। यानी जेल से सरकार चलाने का जो नाटक पिछले कुछ समय से देश में देखा गया है, यह उस बिल पर हमेशा के लिए एक मुकम्मल फुल स्टॉप लगाने जा रहा है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर देश को इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी, जब पहले से ही हमारे पास कानून मौजूद थे। तो इसके लिए हमें वर्तमान कानून व्यवस्था के उस खोखलेपन को समझना होगा जिसने राजनेताओं को बेखौफ बना दिया था। अब तक भारत में नेताओं के चुनाव लड़ने या फिर पद पर रहने का फैसला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 यानी कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के तहत होता था। इस कानून के मुताबिक किसी भी सांसद या फिर विधायक को पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि किसी अदालत द्वारा उसे कम से कम 2 साल या फिर उससे अधिक की सजा न सुना दी गई हो। यानी जब तक मुकदमा चल रहा है, चाहे वो मुकदमा 10 साल चले, 20 साल चले या फिर पूरी जिंदगी चलते रहे, वह व्यक्ति आराम से चुनाव भी लड़ सकता था, सांसद विधायक भी बना रह सकता था और सरकार में बैठकर बड़े बड़े मंत्रालयों को संभाल भी सकता था। इसी कानूनी खामी का फायदा उठाकर कई नेता जेल जाने के बाद भी अपनी कुर्सी से चिपके रहते थे और कहते थे कि हम पर सिर्फ आरोप लगे हैं, हम दोषी साबित नहीं हुए हैं। इस विडंबना को दूर करने के लिए इस बिल को लाया गया है ताकि उस अंतर को पाटा जा सके जो एक आम नागरिक और एक रसूखदार राजनेता के बीच की खाई को दर्शाता है। जरा सोचिए, इस देश का सर्विस लॉ कहता है कि अगर कोई क्लर्क, कोई पुलिस वाला, कोई शिक्षक या फिर कोई छोटा बड़ा सरकारी कर्मचारी किसी भी मामले में सिर्फ 48 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी में चला जाए तो उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। उस वक्त न्याय व्यवस्था यह नहीं देखती कि उस पर आरोप साबित हुए हैं या फिर नहीं। उस वक्त सिर्फ प्रशासनिक शुचिता और गरिमा को देखा जाता है। तो फिर वही नियम उन नेताओं पर लागू क्यों नहीं होना चाहिए जो पूरे राज्य या पूरे देश की तकदीर का फैसला करते हैं? क्या एक मंत्री की जिम्मेदारी और उसकी नैतिक जवाबदेही एक अदने से कर्मचारी से कम होनी चाहिए? यही वह प्रश्न है जिसने इस बिल को जमीन पर लाने को मजबूर कर दिया, और यही वजह है कि इसे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी कि जनता के प्रति जवाबदेही का सबसे बड़ा मील का पत्थर कहा जा रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम इसके दूसरे पहलू को देखते हैं, जो भारतीय संघवाद और लोकतांत्रिक संतुलन को पूरी तरह से हिलाकर रख देने की क्षमता रखता है। विपक्ष और कई एक्सपर्ट्स का यह तर्क है कि यह बिल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यानी कि जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक बेगुनाह के बुनियादी मानवाधिकार को ताक पर रख देता है। जरा इस खतरे की गहराई को समझिए। अगर किसी राज्य में किसी विपक्षी दल की मजबूत सरकार है और केंद्र की जांच एजेंसियां या फिर स्थानीय पुलिस राजनीतिक द्वेष के तहत मुख्यमंत्री या उनके प्रमुख मंत्रियों पर ऐसा कोई केस दर्ज कर देती है जिसमें 5 साल से अधिक मतलब ज्यादा की सजा के प्रावधान हो और उन्हें गिरफ्तार करके किसी ऐसे कानून के तहत बंद कर दिया जाए जहां आसानी से बेल न मिलती हो, जैसे कि पीएमएलए या फिर यूएपीए, तो क्या होगा? अगर ये 30 दिन तक जेल से बाहर नहीं आए तो बिना किसी अदालती ट्रायल के, बिना किसी दोष सिद्धि के एक चुनी हुई सरकार का मुखिया अपनी कुर्सी गंवा देगा। यह एक ऐसा खतरनाक हथियार बन सकता है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी राज्य की चुनी हुई सरकार को ताश के पत्तों की तरह बिखेरा जा सकता है। यही कारण है कि इस बिल को लेकर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी में इस वक्त भारी घमासान मचा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने इस कमेटी की बैठक का बहिष्कार तक किया है। उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष अपनी संख्या बल के दम पर इस बिल को बिना जरूरी बदलावों के पास कराना चाहता है। हालांकि जेपीसी की रिपोर्ट जो जल्द ही संसद के पटल पर आने वाली है, उसमें कुछ सुरक्षात्मक उपाय जोड़ने की सिफारिश की जा रही है, जैसे कि अपराधों की प्रकृति को और ज्यादा स्पष्ट किया जाए ताकि मामूली या फिर राजनीतिक धरने प्रदर्शन के मामले में नेताओं को फंसाकर उनकी कुर्सी न छीनी जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मीडिया को दिए बयानों में साफ किया है कि देश की अदालतें इतनी संवेदनशील और सक्षम है कि अगर कोई केस पूरी तरह से फर्जी या फिर राजनीतिक रूप से प्रेरित होगा तो कोर्ट 30 दिनों के भीतर आरोपी को बिल दे देगी। लेकिन सवाल फिर भी वही उठता है कि क्या हमारे देश की निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक 30 दिनों के भीतर इतनी तेजी से सुनवाई और फैसला संभव हो पाता है, जहां लाखों केस सालों से पेंडिंग पड़े हैं? अब जरा उस कड़वे सच को समझते हैं जिसने इस देश को जेल से सरकार चलाने का वो तमाशा दिखाया
जिसने पूरी दुनिया में भारत की प्रशासनिक व्यवस्था का मजाक उड़ाया। इतिहास गवाह है कि जब जब नेताओं पर कानून का शिकंजा कसा, उन्होंने नैतिकता को ताक पर रखकर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हर संभव जतन किए। सबसे पहला और बड़ा उदाहरण हमें मिलता है साल 1997 का, जब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का आरोप लगा और उनकी गिरफ्तारी तय हो गई। उस वक्त देश में यह उम्मीद की जा रही थी कि वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर किसी वरिष्ठ नेता को कमान सौंपेंगे। लेकिन राजनीति के चतुर खिलाड़ी लालू यादव ने एक ऐसा दांव खेला जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था, सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और खुद जेल चले गए। हालांकि उन्होंने तकनीकी रूप से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सत्ता का रिमोट कंट्रोल जेल के अंदर से ही चलता रहा। यह भारतीय राजनीति में परिवारवाद और सत्ता के प्रति मोह का एक ऐसा मोड़ था जिसने यह साबित कर दिया कि राजनेता कुर्सी छोड़ने के बजाय लोकतांत्रिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने में संकोच नहीं करते। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला और हैरान करने वाला वाकया हाल के दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। यह भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल की सलाखों के पीछे बंद था, लेकिन उसने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी का तर्क था कि चूंकि अदालत ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया है और कानूनन उन पर कोई रोक नहीं है, इसीलिए वे जेल के अंदर से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। अब जरा उस प्रशासनिक गतिरोध की कल्पना कीजिए। जेल के मैनुअल के हिसाब से किसी भी कैदी को बाहरी दुनिया से मिलने की बेहद सीमित अनुमति होती है। ऐसे में दिल्ली के मुख्य सचिव, विभागों के मंत्री और एलजी के बीच फाइलों का जो मूवमेंट होना चाहिए था वह पूरी तरह से ठप हो गया। तिहाड़ जेल एक सरकारी सचिवालय में तब्दील होने लगी, जहां वकीलों और परिजनों के जरिए सरकारी संदेशों के आदान प्रदान का दावा किया जाने लगा। इस स्थिति ने एक ऐसा संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं की होगी। जब दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिकाएं डाली गई, तो कोर्ट ने भी माना कि यह स्थिति बेहद असामान्य है और इससे गवर्नेंस पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता हो, इसीलिए अदालत अपनी तरफ से उन्हें पद से हटने का आदेश नहीं दे सकती। यह पूरी तरह मुख्यमंत्री की संवैधानिक नैतिकता यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर निर्भर करता है। कोर्ट के इस हाथ खड़े कर देने की मजबूरी ने इस 130वें संविधान संशोधन बिल की नींव को और मजबूत कर दिया। सरकार को यह एहसास हो गया कि अगर आज दिल्ली में ऐसा हो रहा है, तो कल को किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री जेल जाने पर यही जिद पकड़ लेगा और देश की पूरी संघीय और प्रशासनिक व्यवस्था एक मजाक बनकर रह जाएगी। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जमीन के घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि उन्होंने गिरफ्तारी से ठीक पहले राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया था और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया था, जिसके कारण झारखंड एक बड़े संवैधानिक संकट से बच गया। लेकिन जरा सोचिए कि अगर हेमंत सोरेन भी अड़ जाते कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल से ही सरकार चलाऊंगा, तो क्या होता? यह जो जेल से सरकार चलाने का एक नया ट्रेंड शुरू होने लगा था, वह भारतीय लोकतंत्र के लिए किसी कैंसर से कम नहीं था। देश के गृह मंत्री ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि जब कोई मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में होता है तो राज्य का पूरा सरकारी तंत्र पंगु हो जाता है। कोई भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक के लिए मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना या फिर सुरक्षित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का होना जरूरी है, जो जेल के सुरक्षा नियमों के खिलाफ है। इसके अलावा राज्य के गोपनीय दस्तावेज और खुफिया रिपोर्ट से एक जेल के वार्ड तक कैसे पहुंचाई जा सकती है? क्या यह देश की आंतरिक सुरक्षा और गोपनीयता की शपथ का खुला उल्लंघन नहीं है? अब इस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे विमर्श का सबसे संवेदनशील और गंभीर हिस्सा है। क्या भारत के इतिहास में कभी कोई प्रधानमंत्री गिरफ्तार हुआ है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास के सबसे उथल पुथल वाले दौर में जाना होगा। भारत के संसदीय इतिहास में आज तक कभी भी किसी पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, एक ऐसा मौका जरूर आया था जब देश की एक पूर्व प्रधानमंत्री को पद से हटने के बाद सलाखों के पीछे जाना पड़ा था, और वह नाम है इंदिरा गांधी का। साल 1977 में जब देश से इमरजेंसी हटी और आम चुनाव में जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में आई, तो तत्कालीन गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के खिलाफ भ्रष्टाचार और इमरजेंसी के दौरान किए गए ज्यादतियों के मामले में सख्त रुख अख्तियार किया।
3 अक्टूबर 1977 को इंदिरा गांधी को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। वह दिन भारत की राजनीति का एक ऐतिहासिक और बेहद तनावपूर्ण दिन था। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए। ट्रेनें रोकी गईं और हवाई जहाजों तक को हाईजैक करने की कोशिश हुई। लेकिन कानून के मोर्चे पर यह गिरफ्तारी जनता पार्टी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा बैकफायर यानी कि उल्टा दांव साबित हुई। जब अगले दिन इंदिरा गांधी को अदालत में पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने पाया कि सीबीआई ने जो आरोप लगाए थे उनके समर्थन में कोई पुख्ता सबूत या फिर दस्तावेज पेश नहीं किए गए। अदालत ने इंदिरा गांधी को बिना किसी शर्त के तुरंत रिहा कर दिया। इस एक घटना ने इंदिरा गांधी को जनता की नजरों में एक विक्टिम यानी कि पीड़ित बनाकर खड़ा कर दिया और जो जनता पार्टी जो सरकार थी और जो जनता पार्टी सरकार उन्हें राजनीति से खत्म करना चाहती थी, उसी की अदूरदर्शिता ने इंदिरा गांधी के सत्ता में वापसी का रास्ता साफ कर दिया। इस ऐतिहासिक घटना से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि राजनेताओं की गिरफ्तारी हमेशा सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं होता, वह एक बहुत बड़ा राजनीतिक तमाशा और सहानुभूति बटोरने का जरिया भी बन सकती है। यही वजह है कि आज जब हम 130वें अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं तो यह डर और बढ़ जाता है कि अगर इस कानून का इस्तेमाल किसी सिटिंग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के खिलाफ किया गया तो देश में किस कदर का कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो सकता है। अब जरा सोचिए कि अगर किसी दिन भारत के इतिहास में किसी कार्यरत प्रधानमंत्री को किसी संगीन जुर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाए तो वह दिन निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे काला और सबसे खराब दिन होगा। एक सिटिंग प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि भारत की 140 करोड़ जनता के जनादेश की गिरफ्तारी, देश की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय साख पर एक ऐसा बदनुमा दाग जो सदियों तक नहीं धुलेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ एक सरकार का मुखिया नहीं होता, वह परमाणु हथियारों के कंट्रोल कोड का कस्टोडियन होता है, वह देश की तीनों सेनाओं का राजनीतिक कमांडर होता है और वह वैश्विक मंच पर भारत की आवाज होता है। अगर किसी विदेशी ताकत या आंतरिक साजिश के तहत देश के प्रधानमंत्री को ही कस्टडी में डाल दिया जाए और इस 130वें बिल के तहत 30 दिन बाद उनकी कुर्सी छीन ली जाए तो देश में जो राजनीतिक शून्यता और अस्थिरता पैदा होगी उसका फायदा उठाकर हमारे दुश्मन देश भारत पर किसी भी तरह का हमला या फिर आंतरिक अशांति फैला सकते हैं। यह स्थिति देश को सीधे गृह युद्ध की तरफ धकेल सकती है और यही वह बारीक धागा है जहां कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच का संतुलन डगमगाने लगता है। एक तरफ जहां हमें पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी कि नेताओं की जवाबदेही चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हमें देश की स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता से भी कोई समझौता नहीं करना है। इतिहास में हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जब संविधान में संशोधन करके प्रधानमंत्रियों को अदालती मुकदमे से बचाने की कोशिश की गई है। इमरजेंसी के दौरान साल 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 39वें संविधान संशोधन पास किया था, जिसका मकसद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर करना था, ताकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को पलटा जा सके जिसने इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। वह संशोधन लोकतंत्र की आत्मा का गला घोटने जैसा था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यानी कि बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के तहत खारिज कर दिया। आज का यह 130वां संशोधन बिल उस 39वें संशोधन के बिल्कुल विपरीत दिशा में खड़ा है। जहां 39वां संशोधन प्रधानमंत्री को कानून से ऊपर ले जा रहा था, वहीं 130वां संशोधन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को कानून के सबसे कड़े दायरे में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल फिर वही घूम फिर कर सामने आता है कि क्या हम एक ऐसी व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जहां न्यायपालिका या फिर जांच एजेंसियां जिन्हें कार्यपालिका कंट्रोल करती है, वे खुद इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि वे जनता द्वारा चुनी गई सरकार का भविष्य तय करने लगेंगी। हालांकि देखिए, इस कानून से एक बात तो तय है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृहमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, एटलीस्ट उनके मन में यह डर तो बन जाएगा कि भाई अगर मैं गलत करूंगा और गलती से मैं फंस गया तो मेरी कुर्सी तो जानी तय है। तो यह देश के लिए बहुत बढ़िया कानून हो सकता है मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है। क्योंकि अगर आपको किसी ऐसे कानून में बांध दिया जाए जहां पर आपको लगता है कि मैं ये अगर गलती करूंगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, तो आप कोई गलत काम करने से पहले डरेंगे। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। इस बिल के लागू होने के बाद राजनीतिक दलों के अंदर टिकट बंटवारे से लेकर मंत्रियों के चयन तक की पूरी रणनीति बदल जाएगी। पार्टियां अब ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाने से कतराएंगी जिन पर कोई भी गंभीर आपराधिक मामला लंबित हो या फिर जिनकी गिरफ्तारी की थोड़ी सी भी संभावना हो।
एक तरह से यह भारतीय राजनीति के अपराधीकरण को रोकने की दिशा में एक कड़ा कदम हो सकता है, लेकिन इसके दुरुपयोग की गुंजाइश इतनी ज्यादा है कि यह पूरे सिस्टम को हिलाकर भी रख सकता है। अंत में यह लड़ाई सिर्फ एक कानून या फिर एक बिल का नहीं है, यह लड़ाई इस देश के राजनीतिक चरित्र और हमारी संवैधानिक नैतिकता की है। कानून चाहे जितने भी सख्त बना दिए जाएं, अगर नेताओं के अंदर की खुद की नैतिकता मर चुकी है, अगर जनता में इस बात को लेकर कोई आक्रोश नहीं है कि उनका चुना हुआ प्रतिनिधि जेल से सरकार चला रहा है, तो कोई भी कागज का टुकड़ा इस देश की राजनीति को साफ नहीं कर सकता। 130वां संविधान संशोधन बिल संसद में पास होगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है, जो सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इसने देश के सामने एक ऐसा सवाल जरूर खड़ा कर दिया जिसका जवाब हर नागरिक को खुद से पूछना होगा। क्या हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो सड़क पर चलने वाला मजदूर हो या फिर 7 रेस कोर्स रोड में बैठने वाला प्रधानमंत्री, या फिर हम एक ऐसी व्यवस्था को स्वीकार कर चुके हैं जहां कुर्सी की हवस और सत्ता की ताकत हर कानून, हर नैतिकता और हर लोकतांत्रिक मर्यादा से बड़ी हो चुकी है। सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज जो फैसला होगा वही यह तय करेगा कि आने वाली पीढ़ियां हमारे इस लोकतंत्र पर गर्व करेंगी या फिर इसे सिर्फ एक मूक दर्शक व्यवस्था के रूप में याद रखेंगी। इसमें आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले एपिसोड में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।